नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जाँच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं। एनबी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए प्लान कर चुके या जो कर रहे हैं उन लोगों की प्रदेश में वापसी बेहद जरूरी है। विकास तभी संभव है जब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी और जागरूक लोग यहाँ पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की बात जब की जाती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर स्थानीय इन्वेस्टर हों, स्थानीय लोगों की जेबों में पैसा हो, और अगर यही पैसा लेकर के हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। इसके अलावा सीएम ने और भी कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहां पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो, और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में। लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं, अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है, उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और अगर हम जब पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, तो उसका आशय यही है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुँचाएं। सर, विभागों में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो अजयपुर का फ्लाईओवर है, वो जल निगम ने, एनएच का कहना है कि बिना अनुमति के वहाँ सीवर लाइन डाल दी और पूरा अप्रोच रोड 150 मीटर में धंस। देखिए, ऐसा है कि सीवर भी ये जरूरी है, रोड भी जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से ट्रैफिक हो गया है, जिस तरह से सड़कों पर दबाव बन गया है यातायात का, ऐसे में जो एक सिस्टम है, जब हम कोई खुदाई करते हैं, उसके लिए हम जब नालियां बनाते हैं सीवर लाइन के लिए, तो नेचर का सिस्टम है कि वो 3 साल में वो लैंड एक्चुअल पोजीशन में आती है या प्राकृतिक स्थिति में आती है। आज इतनी प्रतीक्षा नहीं है किसी को, और इतना लोड सड़कों पर है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। बाकी वो तकनीकी लोग हैं, उसकी जांच करेंगे और उसको देखेंगे। तालमेल होना चाहिए, बात सही है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां के भूमिधर भी वो बन गए हैं, वहां पर अब वो अपना आवास भी बनाएंगे। और मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित कदम को सियासी हलकों में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके भी उन्होंने सबको चौंकाया था, और मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण विधानसभा में ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के लिए गैरसैंण गए थे और वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया, और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से गैरसैंण का भूमिधर होने का खुलासा भी किया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वो अपना आवास वहां पर बनाएंगे और इसका उद्देश्य मात्र लोगों को आकर्षित करना है
जो पहाड़ों को छोड़ करके बाहर चले गए हैं और ऐसे में रिवर्स प्लान ना हो और प्रदेश में विकास हो। सेन को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके सबको चौंकाया था और अब वो वहां के भूमिधर भी बन गए हैं और वो वहां के भूमिधर भी बन गए हैं और इसी को लेकर के अब मास्टर स्ट्रोक इस फैसले को माना जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो पहाड़ों को छोड़ करके लोग जा रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो प्लान नहीं होना चाहिए और इसी के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। एक महिला ने विधायक नेगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक पर रेप करने का आरोप लगाया गया है और यह भी दावा किया गया है कि विधायक उसकी बच्ची के पिता हैं। इस आरोप को साबित करने के लिए उसने डीएनए टेस्ट की मांग की है और महिला ने बीजेपी विधायक के खिलाफ रेप का केस पुलिस में दर्ज करा दिया है। महिला का गंभीर आरोप है कि विधायक ने नेपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग होटलों में कई बार उसके साथ गलत काम किया है और इस मामले पर अब डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने भी जानकारी दी है। उत्तराखंड के द्वारहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश सिंह नेगी पर यह गंभीर आरोप एक महिला ने लगाए। देखिए, जो विधायक जी हैं उनकी धर्मपत्नी ने देहरादून में थाना नेहरू कॉलोनी में एक एफआईआर दर्ज कराई है किसी महिला के खिलाफ, जिसमें ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। उसमें सेक्शन 386 आईपीसी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस आरोपित महिला ने भी एक शिकायत दी है जनपद देहरादून को और उसको भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है और जो भी सही होगा उसके अनुसार निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री ने भवाली को कई सौगात दी हैं और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने भवाली में 4 करोड़ 26 लाख की लागत से बनने वाले रोडवेज बस स्टेशन और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया है। इस दौरान नैनीताल विधायक संजीव आर्य समेत परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लंबे समय से भवाली में रोडवेज बस डिपो की जरूरत को देखते हुए सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण का निर्णय लिया था, जिसकी कल्पना आज से साकार होने लगी है। और इस दौरान परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने यह भी कहा है कि कुमाऊं की सुंदर वादियों में पर्यटन बढ़े इस दृष्टिकोण से इसके अलावा स्थानीय लोगों की सहूलियत को देखते हुए भी बस स्टेशन और मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं विधायक संजीव आर्य ने परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए धन्यवाद भी उनका किया। कई दशकों से मांग थी कि यहाँ पर आम जनता को सुविधा हो, क्योंकि भवाली एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर अक्सर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर 4 करोड़ 26 लाख का पार्किंग का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और पूरी धनराशि अवमुक्त भी हो जाएगी। इसमें लगभग छोटी बड़ी गाड़ियाँ करीब 80 गाड़ियाँ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में खड़ी होंगी और नीचे का जो फ्लोर होगा उसमें 6 बसें खड़े होने की गुंजाइश हमने रखी है। भविष्य के लिए भी हमारा एक कार्य योजना है। जैसे ही उसका प्रस्ताव हमारे पास आएगा उसके लिए भी धनराशि हम अवमुक्त कर देंगे। तो मुझे यकीन है, भरोसा है कि यहाँ के हमारे ये जो और यहाँ पर काफ़ी पर्यटन की संभावनाएं भी हैं। अक्सर यहाँ पर जाम की शिकायत रहती थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है और मुझे विश्वास है कि एक भवाली की महान जनता को यह बहुत बड़ी सौगात है।
यूजीसी की गाइडलाइन को जगह जगह विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर के उत्तराखंड के विकास नगर में भी बसपा कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के फैसले का विरोध जताया है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी संदीप दुबे और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यूजीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और इसके लिए उप जिलाधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी अपने चरम पर है और यूजीसी अपनी मनमानी पर उतारू है। हाल ही में WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया था कि अगर परीक्षाओं का आयोजन किया गया तो गंभीर स्थिति बन जाएगी। कुछ समय पहले इसी तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अगर यूजीसी की मनमानी इसी तरह से चलती रही तो बहुजन समाज पार्टी यूजीसी के निदेशक के विरुद्ध इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएगी। प्रकरण है यूजीसी के द्वारा फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम को ले जाने के संबंध में। दरअसल हो क्या रहा है कि अब जो बड़ी परीक्षाएं हैं इनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं जी, उन एग्जामों को 2 बार बच्चे पहले 2 सेमेस्टर को दे भी चुके हैं। फाइनल सेमेस्टर तीसरा चल रहा है। तो वहीं पूरे देश में अपितु पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो है बिल्कुल पांव पसार रही है, बड़ी भयावह स्थिति निकल कर सामने आ रही है और यूजीसी अड़ा हुआ है कि हम फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम को कराएंगे, जब हमें पता है कि वो बच्चे 2 सेमेस्टर के एग्जाम को अच्छी तरह से दे चुके हैं, उनको पास आउट करके अब ये 3rd सेमेस्टर में पहुंचे हैं। तो उसका मतलब बच्चे जो है शिक्षित हैं और वो परीक्षा को पास करने योग्य हैं, तो उन्हें बिना परीक्षा लिए जो है पास कर दिया जाए। और यूजीसी बिल्कुल अड़ा हुआ है। जब वहीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि यदि इन एग्जामों को कराया गया तो और इकट्ठा बच्चों को बिठाया गया तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ेंगी और कोरोना महामारी फैलेगी। तो उनके द्वारा एक चेतावनी, कड़ी चेतावनी WHO द्वारा है। और साथ ही काफ़ी लंबे समय से कई छात्र संगठन और कई राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही हैं, पर WHO अड़ा हुआ है। अगर इन एग्ज़ाम को कराने के लिए यूजीसी जबरन दबाव बनाता है तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है यूजीसी के खिलाफ जो निदेशक हैं उनके इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेगी। प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और ऐसे ही कई जगहों पर भूस्खलन भी हो रहा है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है और बात अगर चमोली की जाए तो कल रात की बारिश से कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्री आश्रम उमा महेश्वरी आश्रम के पास सुबह पहाड़ी से मलबा गिरने से एक होटल के पास सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, जिससे गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो गया और गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ों में आजकल लगातार भूस्खलन हो रहा है। जी एक्चुअली हम लोग देहरादून से आ रहे थे और यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे ब्लॉकेट था, उसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा और रात को हमने गाड़ी इसी जगह पे खड़ी की थी। आप देख सकते हैं ये ढलान आ रही है ऊपर से। और फिर जब हम सुबह उठ के देखा हमने तो जो हमारी गाड़ी थी इसके ऊपर पूरा मलबा भरा हुआ था, अंदर भी पूरा मलबा चला गया था, हमारा पीछे से शीशा वगैरह सब टूट गया था। तो बहुत ही भारी नुकसान हुआ हमारे को गाड़ी निकालने में लगभग 1 घंटे के आसपास लग गया। यहाँ हमने JCB की हेल्प ली, उसके बाद ही हमारी गाड़ी निकल पाई। कल रात को शाम को हम यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन पूरा लॉकडाउन आगे रोड ब्लॉक होने के कारण हमें यहीं रुकना पड़ा और गाड़ी उस समय तो ठीक था, लेकिन रात को अचानक ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से पीछे से ये सारा लैंडस्लाइड मलबा सारा आके ऊपर गिर गया और ये गाड़ी का पीछे से विंडशील्ड और ये डोर वगैरह ये सब टूट गया। तो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, 3-4 गाड़ियाँ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्राएं पढ़ाई करती हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत झड़ चुकी है और बरसात में छत टपकना भी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। कहीं ये अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती ना दे दे। विद्यालय प्रशासन की ओर से कई बार नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। जिस तरह से बिल्डिंग की छत झड़ रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बड़े हादसे से बचा जा सके। क्षेत्र का एक बालिका इंटर कॉलेज है जिसमें बालिकाएं अध्ययनरत हैं, लेकिन आज यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत ये है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो ये है कि चूँकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है और ये अटल आदर्श के उसमें स्कूल को चयन किया गया है और इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा मानना है कि इस प्रक्रिया को एक तरफ रखते हुए पहले स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों को यहाँ पे सुविधा मिल सके और उनकी सुरक्षा हो सके। तभी यहाँ पे अर्धमाला बिल्डिंग सही होगी, तभी बच्चों की संख्या बढ़ेगी। हमारे पीटीए के माध्यम से, एसएमसी के माध्यम से हमने प्रस्ताव बनाकर समय समय पर सूचना विभाग को भेज रहे हैं और हमारी सीओ मैडम बता भी रही थी कि आपका प्रस्ताव ऊपर गया है। कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग तो सबसे पहले तो बिल्डिंग सुरक्षित होगी, बच्चे तभी बैठ पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन विभाग हमारा इसमें पूर्ण सहयोग हमें दे रहा है और आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, तो निश्चय ही विद्यालय में सुधार हमारा विभाग जरूर करेगा और विभाग हमें समय समय पर सहयोग देता है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी मोड़ के पास आज सुबह करीब 10 बजे बारिश के कारण मलबा आने से मार्ग कुछ देर के लिए बाधित रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा हुई और वहीं जेसीबी से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू किया गया और इसके साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर अन्य जगहों पर भी मलबा आ गया, लेकिन इससे मार्ग बाधित नहीं हुआ और मौके पर जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी रहा। और बता दें कि भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी मोड़ के पास सड़क का आधा हिस्सा धंसने के कारण उस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। करीब 7-8 दिन बीतने के बाद भी इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है और हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से रविवार को सड़क चौड़ीकरण के लिए काटी गई, लेकिन बारिश के कारण सड़क सुधारीकरण के कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। और इस बारे में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जगमोहन चौहान ने बताया है कि रविवार को सड़क को चौड़ा करने के लिए कटिंग की गई है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से ज़्यादा कटिंग करने से ऊपर की सड़क को भी खतरा पैदा हो रहा है। बारिश के कारण काम करने में भी दिक्कत आ रही है और उन्होंने ये भी बताया है कि मौसम साफ रहा तो सड़क सुधारीकरण का काम 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के चीला रेंज स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम की कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया है और एहतियात के तौर पर पार्क प्रशासन ने 3 शिशु हाथियों समेत 6 पालतू हाथियों को मोतीचूर रेंज के पार्क में शिफ्ट कर दिया है। और वहीं पार्क के अधिकारियों ने वन कर्मचारियों की गश्ती को भी तेज कर दिया है, जिससे जंगली जानवर आवासीय क्षेत्रों की ओर रुख ना कर सकें। और रेंज अधिकारी अनिल पेन्यूली ने यह बताया है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से हाथियों को शिफ्ट किया गया है। इसके लिए हमने अंदर शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया आपने? कुल कितना है? हमारे टोटल 6 हाथी हैं, जिसमें से 3 हमने मोतीचूर भेज दिए हैं, बड़े वाले हाथी।
और 3 हमने मीठा वाली नैपकिन से। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए गए हैं यहाँ और एनिमल्स के लिए, और कुछ ऐसे निर्देश जारी किए गए आप लोगों की ओर से कुछ ऐसे? बिल्कुल, काफ़ी प्रशासन और वन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशासन ने ये कॉलोनी सील कर दी है, उनके आने जाने पर पेट्रोलिंग लगा दी, और हमने भी उस इलाके में अपना पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे जानवर बाहर न निकले। मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए? अगर जानवर बाहर आ जाते हैं तो कोई टीम एक्स्ट्रा बनाई गई है? जी बिल्कुल, हमने गश्त बढ़ा दी अपनी, मानसून गश्त जिसको बोलते हैं, और उस इलाके में खासकर हमने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी और आगे भी बढ़ा दी। टिहरी जिले की कीर्तिनगर तहसील में बड़ियारगढ़ के पास मैक्स वाहन खाई में गिर गया और हादसे में 2 बच्चों और चालक समेत वाहन सवार सभी 7 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को निजी वाहन और एम्बुलेंस की मदद से बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया है। बता दें कि कीर्तिनगर तहसील के कफना से सारकेना ग्रामीण मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर मोड़ के बाद नीचे इसे मार्ग पर जा गिरा और मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों का रेस्क्यू किया और 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी गई। हादसे की खबर मिलते ही राजस्व और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। नैनीताल के मेहरा गांव स्थित एक घर में देर रात किंग कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया और परिवार के लोगों ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। किंग कोबरा देखकर परिवार ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने नैनीताल से निमेश दानू को किंग कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया और लगभग 14 फीट लंबे किंग कोबरा को देख सब दहशत में रह गए। गनीमत रही कि परिवार के किसी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। और फिलहाल किंग कोबरा का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे जंगल में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। ये किंग कोबरा हमें मेहरा गांव भवाली से जब कॉल आया, वीरेंद्र सिंह बिष्ट और मुकुल शर्मा जी आरओ जो हैं हमारे भवाली रेंज के, उनका कॉल आया तो उसके बाद हम वहाँ गए मेहरा गांव। ये मेहरा गांव के घर के पीछे जो हमारी गैलरी होती है, गैलरी में घुस के बैठा हुआ था। इसको हमने रेस्क्यू करा और ये है आपके 15 से 16 फीट समथिंग, 15 से 16 फीट मैक्सिमम इसकी हाइट है। तो अब क्या करा जाएगा इसका? इसको अभी क्या कहते हैं, कल रात वर्षा के कारण इसे हमने जंगल में कल रात रिलीज नहीं करा। ये अभी सुबह हमने आज क्या कहते हैं कालाडूंगी वाले जंगल में इसको रिलीज करा। नगर निगम में कोरोना पॉजिटिव मिले सफाई निरीक्षक के संपर्क में आए 2 सहायक नगर आयुक्त समेत 10 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार क्वारंटीन किए गए कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। सहायक नगर आयुक्त और कर्मचारियों के होम क्वारंटीन होने से नगर निगम में समस्याओं को लेकर के पहुंचने वाले फरियादी भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के लगभग 5 महीने बीतने के बाद नगर निगम में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कर्मचारियों में डर देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सफाई निरीक्षक को सम्मानित किया जाना था और इसलिए एहतियात के तौर पर कोविड-19 का टेस्ट उसका किया गया, जिसमें सफाई निरीक्षक का संक्रमित मिला और फिलहाल एम्स के चिकित्सकों ने सफाई निरीक्षक को असिम्प्टोमेटिक बताया है। हमारे यहाँ सचिन रावत जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और जैसे इसकी सूचना मिली तो हमने पूरे नगर निगम को ऑफिस कार्यालय को सैनिटाइज करा दिया गया और उसके पश्चात हमने जो हमारे ओल्ड एज कर्मचारी जितने 55 प्लस कर्मचारी हैं उनको बता दिया कि वो अपने घर पर रहें, वहीं से काम करें और जो छोटे बच्चे जिनके हैं तो उनको भी, वो लेडीज उनको भी बता दिया गया कि वो घर से काम करें। इसके बाद 47 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने आज लिखित रूप से मुझे दिया है कि वो होम क्वारंटीन होना चाहते हैं और उन्हें भी थोड़ा डर लगा। तो हमने उनसे ये कहा था जिन जिन पे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनके तो हम एकदम जल्दी ही उनका जो है टेस्ट कोविड टेस्ट कराएंगे और इस संबंध में एक बार जो संबंधित डॉक्टर हैं इसके उनसे भी जो है काउंसलिंग करेंगे और उनको जो ड्रम और भय की स्थिति बनी है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मसूरी समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भूस्खलन भी हो रहे हैं और रविवार देर रात को मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल के पास पहाड़ी दरकने से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है और हालांकि इस दौरान मार्ग बाधित नहीं हुआ। बोल्डर गिरने से दुकानें क्षतिग्रस्त होने से दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय दुकानदार नवीन नोटियाल सुरेश ने यह बताया है कि एक और कोरोना संक्रमण के चलते दुकानदारों को आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा।
तो वहीं पिछले 4-5 महीनों से दुकानें बंद रही और ऊपर से भूस्खलन न होने के कारण उनकी दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना संक्रमण के चलते पूरा केम्प्टी बाजार बंद है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। अगर सीजन का समय होता तो एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। सर ये नुकसान हुआ जी है, हमारे ऊपर से बड़े बड़े डोलर आए और अगल बगल की दुकानें 2-3 दुकानों का नुकसान हुआ। हमारा करीबन 10 लाख का नुकसान हो चुका है और ये बोलना चाहते हैं जी हमारा कुछ सहायता हो, जिसके चक्कर से जी कुछ भी हमारा सहायता जो भी है सर, हमारी थोड़ा बहुत सहायता लॉकडाउन के चक्कर से, ऐसे पहले लॉकडाउन लगा हुआ है जी, थोड़ा बहुत हमारा भी थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो आपके साथ साथ और नुकसान कितना हुआ यहाँ पे? लगभग सर 3-4 दुकानों का नुकसान हो चुका है जी, और बाकी सर हमारा जितने कपड़े इसके अंदर थे सारा नुकसान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।